वेलकम बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर फ्री स्पेस में मूव करती है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडिया, फ्री स्पेस नॉन कंडक्टिंग था, और उसी तरह जैसे फ्री स्पेस था उसी तरह हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी होता है। और उस केस में बस एक चेंज होता है कि हमारी जो परमेबिलिटी थी, हम लोगों ने फ्री स्पेस में म्यू जीरो लिया था और डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जाएगा तो म्यू हो जाएगा। उसी तरह जो परमिटिविटी था एप्सिलॉन जीरो था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एप्सिलॉन हो जाएगा। और उसी तरह हम लोग उसको सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोगों ने फ्री स्पेस के लिए सॉल्व किया था। उसमें एक प्रॉपर्टी और आएगी कि फ्री स्पेस में जो हमारी स्पीड आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो लाइट के बराबर आई थी। वो आई कितनी थी, हमारी जो आई थी वैल्यू आई थी 1/√μ जीरो एप्सिलॉन जीरो, और ये v आई थी और इसकी वैल्यू c के बराबर आई थी। अगर इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम में करेंगे तो हमारा v आएगा 1/√μ एप्सिलॉन और दिस विल बी लेस दैन c। ये आप लोग कर लीजिएगा, बाकी प्रॉपर्टीज़ वही आएंगी जो हम लोगों ने फ्री स्पेस के लिए किया था। आज हम लोग करेंगे कि प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम मीन्स देयर इज कंडक्टिविटी, देयर आर सम चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स। तो हम लोग इसके लिए पहला काम करेंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखेंगे। हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है हम लोगों के, व्हाट आर मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है, कौन कौन से हैं। पहला क्या है आपका, डेल डॉट डी इक्वल टू रो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज डेल डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या है, डेल क्रॉस ई is minus double b by double t, and fourth equation is del cross h equal to j plus double d by double t, where d is displacement vector, rho is charge density, b is magnetic induction vector, E is electric field, H is magnetic field intensity, J is current density, and double D by double T is known as displacement current density, and J is conduction current density. इसके बाद 3 रिलेशन और थे जिनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस कहते थे। एक था J इक्वल टू सिग्मा ई, दूसरा था B इक्वल टू म्यू एच, एंड थर्ड वाज डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। ये हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशन है कि जैसे हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करना चाहते हैं तो जे को रिप्लेस कर देंगे और जे को सिग्मा ई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। डी को एप्सिलॉन ई से रिप्लेस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ जाएगा, और बी को एच के टर्म में रिप्लेस कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो फील्ड के लिए इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कंडक्टिंग मीडियम है तो क्या क्या और कंडीशन होंगी, तो हम लोग को पता है कि अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके जो चार्ज होते हैं कंडक्टर के अंदर तो चार्ज होते हैं, फ्री चार्जेज होते हैं, लेकिन वो चार्ज उसके सरफेस पर आ जाते हैं। दैट इज़ इनसाइड द कंडक्टर चार्ज डेंसिटी इज 0। तो हम लोग इसको यूज करेंगे क्योंकि हमको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो चार्ज के कंडक्टर के अंदर प्रोपेगेट कराने की कोशिश करनी। तो क्या होगा, पहली कंडीशन होगी कि रो इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज a conductor when placed in electric field charges appears on the surface of the conductor। तो ये हम लोग का 0 हो जाएगा रो,
तो और उसके बाद हम लोग इनको यूज कर लेंगे। तो मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। इनके नाम क्या क्या हैं? इनके नाम क्या है वो आप लोग जान रहे हैं कहाँ से। ये गॉस इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड का गॉस इक्वेशन है, ये फैराडेज लॉ है, और ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है जो कि मैक्सवेल्स ने मॉडिफाई किया था। तो ये चारों इक्वेशन है, इनको हम लोग फील्ड के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं और अपनी कंडीशन भी यूज कर लेंगे। तो पहला तो है कि रो 0 है, तो रो 0 कर देंगे, तो डेल डॉट डी, डी को यहाँ से ले लें एप्सिलॉन ई। तो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, डेल डॉट ई इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर, इस पूरे को अगर हम लोग 5 कह दें तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। फिर दूसरा डेल डॉट बी है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ से म्यू एच ले लें, म्यू इज नॉट 0, तो हम लोग लिख देंगे डेल डॉट एच इज 0। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन हो गया। इसी तरह थर्ड वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई, तो ठीक है, इधर उस तरफ राइट हैंड साइड में हम लोग चेंज कर ले, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू डेबा बी बाई डेबा टी, तो डेबा एच बाई डेबा टी। और लास्ट क्या हो जाएगा आपका, डेल क्रॉस एच, तो एच के टर्म में है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, दिस इज इक्वल टू जे, जे सिग्मा ई, सिग्मा ई प्लस डेबा डी बाई डी, डी को रिप्लेस कर दिए एप्सिलॉन ई से, दिस इज एप्सिलॉन डेबा ई बाई डेबा टी। तो ये हमारे 4 इक्वेशन हो गए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो ये 4 इक्वेशन हो गए। इससे कोई प्रॉपर्टी ऐसी मिल नहीं रही, बस केवल इतना पता लग रहा है कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये हम लोग को इससे पता चल रहा है। लेकिन अभी क्या है, ये अभी ये कपल्ड है, मतलब ई वाले इक्वेशन में एच है और एच वाले इक्वेशन में ई आया हुआ, इसको हमको डिकपल करना है। केवल एच के लिए क्या इक्वेशन होगी और केवल ई के लिए क्या इक्वेशन होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे वहाँ पर किया गया था फ्री स्पेस में, कि हम लोग इस इक्वेशन को लेते हैं इक्वेशन नंबर 8, और इक्वेशन 8 का कर्ल ले लेते हैं। कर्ल क्या था कि किसी वेक्टर का डेल के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दे तो उसको हम लोग कर्ल कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 8, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 8, तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई था ये आपके पास, डेल से मल्टीप्लाई कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया, तो इसको कहते हैं कर्ल, कर्ल ऑफ ई, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू, म्यू इज ए कांस्टेंट, डेल क्रॉस डेबा एच बाय डेबा टी। तो अब क्या करें, इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, तो दिस इज डेल डॉट ई माइनस डेल ई इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 2 ऑपरेटर है, एक डेल ऑपरेटर और एक डेबर बाय डेबर टी, दो, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं बिकॉज डेल ऑपरेटर एंड डेबर बाय डेबर टी कम्यूट्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू डेबा बाय डेबा टी डेल क्रॉस एच। अब देखिए ये तो इक्वेशन नंबर 6 से अगर कहें तो दिस इज 0, और ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर ई, तो माइनस डेल स्क्वायर ई, और इधर क्या हुआ, माइनस म्यू डेबा बाय डेबा टी, और डेल क्रॉस एच की वैल्यू रख दे इक्वेशन नंबर 9 से, डेल क्रॉस एच फ्रॉम इक्वेशन 9, दिस इज सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेबर ई बाय डेबर टी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो माइनस माइनस प्लस कर दें,
तो डेल स्क्वायर ई इक्वल टू अंदर ले जाए इसको तो आ गया म्यू सिग्मा डेबर ई बाई डेबर टी, और अगला टर्म क्या आएगा माइनस प्लस हो गया हो तो म्यू एप्सिलॉन डेबर 2e बाई डेबर टी 2। तो ये इक्वेशन आ गया। अब अगर हम लोग देखें तो ये इक्वेशन आपका डेकपल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि अब केवल ई के टर्म में हो गया। ई का वेरिएशन दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम एंड स्पेस। तो इस इक्वेशन को हम लोग जानते हैं कौन सा इक्वेशन होता है, ये वेव इक्वेशन होता है। लेकिन और इसमें क्या प्रॉपर्टी वो हम लोग करें तो पहले एक तरह इक्वेशन बना लें। तो डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डेबर ई बाई डेबर टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेबर 2e बाई डेबर T2 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 10। अब इसी तरह अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 9 का कर्ल ले लें, इक्वेशन नंबर 9 का कर्ल ले लें और उसके बाद इक्वेशन 7 और 8 को यूज कर लें। इक्वेशन नंबर 9 का कर्ल ले लें और इक्वेशन 7 और 8 का जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे, क्योंकि जब कर लेंगे तो यहाँ डेल क्रॉस ही आएगा, यहाँ पर आएगा, वहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे म्यू डेबर एच बाई डेबर टी। तो हम लोग देखेंगे हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा। अगर हम लोग ऐसा कर लें तो हम लोग को एच के लिए इक्वेशन मिल जाएगा। एच के लिए इक्वेशन मिलेगा डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू सिग्मा डेबर एच बाई डेबर टी प्लस म्यू माइनस म्यू एप्सिलॉन डेबर 2e बाई डेबर T2 इक्वल टू 0 से दिस इज इक्वेशन नंबर 11। तो अब क्या हुआ कि अब हमारा E और H के डीकपल्ड इक्वेशन आ गए। अब एक केवल E का है, दूसरा केवल H का है। तो अब ये हम लोग आ गए कि हमारा E और H का बिहेवियर कैसा है वो पता चल सके। हम लोग इक्वेशन 6, 7, 8, 9 उसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में, तो हम लोग उस समय फिर नोट कर लेंगे। हमारा 6 to 9 इक्वेशन नंबर है वो हम नोट करके रखते हैं, वहाँ पर यूज करेंगे 6, 7, 8, 9 को। तो ये हमारे इक्वेशन आ गए 10 और 11। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जब हमारा अभी जब फ्री स्पेस में था, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में था, जब सिग्मा 0 था तो हमारा ये टर्म नहीं आ रहा था, ये टर्म नहीं था जो सिग्मा के करस्पॉन्डिंग ये 0 था। तो डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू एप्सिलॉन डेबर 2e बाई T2 था और इसमें इस तरह का था। अभी क्या आ गया कि एक टर्म आ गया जो डेबर एच बाई डेबर टी या डेबर ई बाई डेबर टी का टर्म आ गया है। तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं डैम्पिंग टर्म। ये क्या करता है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है प्लेन वेव उसको डैम्प कर देता है, वो घटता जाता है। तो एम्पलीट्यूड लगातार घटता जाता है, वो कौन सा ये टर्म हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग टर्म। तो ये जो हमारी उस समय वेव आई थी फ्री स्पेस में वो अनअटेन्यूएटेड थी। प्लेन वेव तो थी लेकिन अनअटेन्यूएटेड थी। अब क्या होगा, अटेन्यूएटेड होगी क्योंकि अब डैम्पिंग टर्म आ गया है। तो ये हमारे पास दीज आर इक्वेशन 10 and 11 involve damping terms which is proportional to sigma, that is conductivity। अगर कंडक्टर में कंडक्टिविटी ना होती तो ये टर्म ना आता है, सिग्मा 0 कर देती। तो कंडक्टिविटी के कारण वहाँ पर डैम्पिंग आ जाता है। और एक चीज़ और हम लोग देखें कि ये टर्म जो होता है, ये टर्म किस कारण से आया, ड्यू टू कंडक्शन करंट, एंड लास्ट टर्म थर्ड टर्म इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कंडक्शन करंट के कारण है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण है। तो कंडक्शन करंट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी मीडियम में करंट फ्लो कर रही है तो वर्क होगा, हीट के कारण एनर्जी डिसिपेट होगी और इस कारण वहाँ पर डैम्पिंग होगी, मतलब एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। वो हम लोग आगे करेंगे। तो ये दो इक्वेशन हो गए
तो इसके हम लोग जैसे प्लेन वेव तो है, बस केवल डैम्पिंग है, तो प्लेन वेव सोल्यूशन इसके हम लोग मान लें। लेट सोल्यूशंस, हम लोग सोल्यूशन मान लें कि ए इक्वल टू ई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी। आर पे भी डिपेंड कर रहा है और टी पर भी डिपेंड कर रहा है, यहाँ से देखा जाए तो क्या मान लें इसको, से ई जीरो ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। इसी तरह एच को हम लोग मान लें, एच इज एच जीरो के डॉट आर। इसको हम लोग कहते हैं ई जीरो और एच जीरो को कहते हैं कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स, ये एम्पलीट्यूड्स हैं। और ये इक्वेशन नंबर से 12 एंड 13। तो अगर ये सोल्यूशन है इक्वेशन 10 और 11 के, तो हम लोग को पता है कि अगर सोल्यूशन है इस इक्वेशन के तो इसको रख दें तो सेटिस्फाई करेगा। दैट इज अगर हम लोग ई की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, या इसमें एच की वैल्यू रख दें तो सेटिस्फाई करेगा। तो उसके हम लोग रख के देखते हैं क्या आता है। तो सिंस इक्वेशन 12 and 13, since equation 12 and 13 are the solutions of equation 10 and 11 respectively, therefore these must satisfy the equation 10 and 11। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो सब्स्टिट्यूट करने में क्या करना होगा हमको, यहाँ पर एक डेल स्क्वायर ऑपरेटर है, एक डेबर बाई डेबर टी ऑपरेटर है, एक डेबर टू बाई डेबर टी टू है। तो हम लोग इस तरह का अगर सोल्यूशन होता है तो डेल ऑपरेटर को कैसे रिप्लेस करते हैं, डेल ऑपरेटर को रिप्लेस करते हैं, दिस इज रिप्लेस्ड बाई आई के, एंड डेबर बाई डेबर टी कैसे रिप्लेस करते हैं, दिस इज रिप्लेस्ड बाई माइनस आई ओमेगा। ये हम लोग पिछले टर्म पर कर चुके थे कि कैसे रिप्लेस करते हैं। तो अब रिप्लेस कर दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस इक्वेशन में रख के देखें ई वाले में, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा, डेल स्क्वायर ई दैट इज माइनस आई के का स्क्वायर आएगा, दैट इज माइनस के स्क्वायर, के डॉट की आपका के स्क्वायर हो जाएगा। तो दूसरा टर्म क्या आएगा, माइनस sorry I k not vector, it is replaced by I k, माइनस क्या आ जाएगा, म्यू सिग्मा। अब डेबर ई बाई डेबर टी किससे रिप्लेस होगा, माइनस आई ओमेगा से, तो प्लस हो जाएगा आई ओमेगा, और माइनस यहाँ पर क्या होगा, म्यू एप्सिलॉन, और डेबर टू ई बाई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी प्लस हो जाएगा आपका, एंड दिस इज यहाँ से आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन एंड ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। दिस एंड लास्ट में वेक्टर ई, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम डेल ऑपरेट करेंगे तो आई के ई, जैसे हम लोग इसको ऑपरेट करें कि डेल ऑफ ई, डेल डॉट ई, तो दिस विल कम आई के डॉट ई, तो दो बार ऑपरेट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट से स्क्वायर हो जाएगा, तो के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। और इसी तरह एच के केस में क्या आ जाएगा, अगर एच में हम लोग रख के देखें तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा, आई म्यू सिग्मा ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, एच इक्वल टू 0। से इक्वेशन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो अब ये हम लोग का हो गया इक्वेशन। अब इनको अगर हम लोग देखें तो ये दोनों तो एक ही तरह के हैं। अब सिंस ई एंड एच आर आर्बिट्रेरी, मतलब ये इक्वेशन किसी भी ई और एच के लिए सेटिस्फाई करेंगे। ई इज़ द फंक्शन ऑफ आर एंड टी, एच इज़ द फंक्शन ऑफ आर एंड टी।
तो ये इक्वेशन किसी भी ई और एच के लिए सेटिस्फाई करें, उसके लिए क्या होना चाहिए कि दिस क्वांटिटी मस्ट बी 0। तो इससे क्या आ जाएगा, दैट इज सिंस above equation satisfied are true for any arbitrary value of A and H, therefore above equation will be true if and only if this must be 0, that is this must be 0। तो इससे हम लोग का k के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो था उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। तो क्या जानकारी मिलेगी, यहाँ से देखा जाए k स्क्वायर कितना आ गया, k स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू सिग्मा ओमेगा। और इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। के स्क्वायर अगर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो अगर के स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है तो उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो हम लोग को एक चीज़ पता लगा कि के हमारा कॉम्प्लेक्स है। के स्क्वायर कितना आ गया, अगर इसको हम लोग और आगे बढ़ें तो दिस इज म्यू, हम लोग का इक्वेशन 14 तक हो चुका है। म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन कर लें तो दिस इज 1 प्लस आई, म्यू कॉमन हो गया आपका, ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, तो आई सिग्मा अपान और एक एप्सिलॉन ओमेगा, दिस इज के स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 15 हो गया। तो 10 के इक्वेशन 15 shows that propagation constant, propagation vector is complex quantity। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स है के हमारा, तो हम लोग मान लेते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा जिसको सॉल्व करना आसान हो। तो लेट, अगर हमारा के स्क्वायर कॉम्प्लेक्स हो गया तो लेट के इज़ अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तो हम लोग के निकालना चाह रहे हैं कि है क्या के एक्चुअली, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग मान लिए के इज अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर ये अल्फ़ा प्लस आई बीटा है तो के स्क्वायर विल बी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2i अल्फ़ा बीटा। से क्वेश्चन नंबर 16। अब के स्क्वायर एक्चुअली तो हमारा ये है, लेकिन अगर के उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म मान लें कि जैसे हम लोग मानते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उसी तरह हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में के इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया गया है। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मान ले तो उसका स्क्वायर किया गया तो स्क्वायर हमारा ये आएगा। अब अगर दोनों को कंपेयर कर दें इक्वेशन 15 एंड 16 को, तो हम लोग का अब एम क्या है, एम हम लोगों का है कि के किस तरह का है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अल्फ़ा और बीटा निकाल लें। अल्फ़ा बीटा निकाला है तो के के बारे में कुछ जानकारी आ जाएगी, किस किस तरह किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो हमारे पास के स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 15 एंड 16, कंपेयरिंग इक्वेशन 15 एंड 16 वी गेट, क्या आ जाएगा आपका रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, रियल पार्ट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा क्या आएगा 2 अल्फ़ा बीटा, दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो म्यू सिग्मा ओमेगा, ये आ गया हम लोग का। तो अब इसमें देखो हमारे पास दो अननोन है, अल्फ़ा एंड बीटा, और दो हमारे पास इक्वेशन है। तो अब इनको सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा निकाल लेना है। तो कितना आ जाएगा अल्फ़ा बीटा,
तो इसको हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट बीटा इज कितना हो जाएगा, म्यू सिग्मा ओमेगा अपान 2 अल्फ़ा। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा। अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लोगों का आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर मीन्स दिस माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो इससे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा आपका, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, हम लोग इसको अभी काम पड़ेगी ज़रूरत, हम लोग के स्क्वायर अपना नोट कर लेंगे। ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस आई सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 15। इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं। ये तो ये इक्वेशन आ गया। हमको निकालना क्या, अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर में इक्वेशन है। अब इसको भी एक्सपेंड कर लें तो ये अल्फ़ा की पावर 2 हो जाएगा और एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा की पावर 4 और ये हम लोग इधर ले आए माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर और एक टर्म ये आपका है माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा होल स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया हमारा अल्फ़ा के लिए, आ गया अल्फ़ा की पावर 4 में। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं उसी तरह, लेकिन इसमें अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर विल बी माइनस बी, दिस इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस विद माइनस साइन, माइनस 4ac दैट इज प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पहले से है, 4 कट जाएगा आपका, तो म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान 2, ये आ गया। इसको हम लोग और अगर सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको अगर और आगे सॉल्व करें तो हम लोग क्या करें, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर कामन कर लें, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर कामन कर लें, तो 2 भी कामन कर ले रहे हैं, 2 तो बाहर आ गया ये आपका। तो यहाँ पर तो हो गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये तो हम लोग इसका स्क्वायर तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस और इससे हमारा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा, हम लोगों ने इसको कॉमन कर लिया है तो इसके स्क्वायर से ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा म्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नीचे बच जाएगा, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर एंड दिस इज योर अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये हम लोग का अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। तो अभी क्या करना है, अल्फ़ा निकालना है हमको, अल्फ़ा निकाल आएगा फिर बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा के लिए हम लोग क्या करें, तो मेन तो हमारा है कि हम लोग का k एक तो पॉजिटिव हम लोग लेके चल रहे हैं, अगर k की जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है, क्योंकि k का डायरेक्शन भी होगा तो डायरेक्शन हमारा पता लग जाएगा किधर होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर में देखना है कि इफ़ सिग्मा इज 0 दैट इज कंसिडर्ड फ्री स्पेस, तो हम लोग अगर सोचे कि हमारा सिग्मा 0 है तो k क्या होगा उसके बारे में सोचा जाए। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें कि हमारा सिग्मा 0 हो जाए तो हमारा k स्क्वायर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर विल बी म्यू 0
एप्सिलॉन 0 ओमेगा स्क्वायर। फ्री स्पेस में तो यही होगा कि अगर फ्री स्पेस है तो म्यू हमारा म्यू 0 हो गया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 हो गया और ओमेगा स्क्वायर, दैट इज के इज हमारा स्क्वायर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 एंड ओमेगा। तो ये हम लोगों का के है कब? फ्री स्पेस में। और अगर हम लोग का सिग्मा 0 है तो के इक्वल टू अल्फ़ा है, ये भी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। इफ़ के इज 0 सॉरी इफ़ सिग्मा इज 0, अगर ये सिग्मा 0 हो जाए हमारा तो हमारा बीटा 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो गया, तो के विल बी रियल पार्ट, दैट इज के विल बी अल्फ़ा। तो हम लोग का ये अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा कितना आया फ्री स्पेस में जिस समय सिग्मा 0 है, ये कितना आ गया आपका? ये आया ओमेगा स्क्वायर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो ये तो हमारा है कब? फ्री स्पेस में, जब हमारा सिग्मा 0 है। अब यहाँ से सोचा जाए कि हमारा अल्फ़ा स्क्वायर जो आया हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर के अंदर अगर सिग्मा को 0 कर दे, अब अगर सिग्मा हमारा 0 हो जाए, सिग्मा 0 हो जाए तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर विल बी म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस माइनस 1। अब अगर हम लोग माइनस ले लें तो अल्फ़ा स्क्वायर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग का जो फ्री स्पेस के लिए अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज ओमेगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0, तो अगर अल्फ़ा को माइनस ले लेंगे तो 0 आ जाए, 1 सॉरी यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस लेंगे सच दैट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज कंसिस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर फ्री स्पेस। तो देयरफॉर अल्फ़ा विल बी ओमेगा स्क्वायर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 और 1 हम लोग यहाँ पर प्लस 1 ले लेंगे तो दिस इज स्क्वायर रूट 1 प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। So this is alpha. Similarly, we can find the value of beta from equation number 15 and 16. तो हम लोगों ने 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की निकाली। अभी हमने पहली बार क्या किया कि बीटा की वैल्यू निकाल कर उस इक्वेशन में रख दी गई। अब अगर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू रख दें तो बीटा में इक्वेशन आ जाएगा, तो हम लोग बीटा निकाल सकते हैं, या फिर 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है उससे निकाल सकते हैं। तो बीटा विल बिकम ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाई 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। तो यहाँ पर इसमें बस माइनस साइन आया हुआ है और अल्फ़ा में प्लस आया हुआ है। अब अगर सिग्मा 0 हो जाए, यहाँ पर देखा जाए तो हमारा बीटा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सही भी है, क्योंकि हम लोग का फ्री स्पेस में या इंसुलेटेड मटेरियल में तो उस केस में क्या था? उस केस में सिग्मा 0 था और वहाँ पर बीटा नहीं था, इमेजिनरी पार्ट था ही नहीं वहाँ पर। तो ये चीज़ हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे आ गए से इक्वेशन नंबर 17 एंड 18। अब ये अगर हम लोग निकाल लिए अल्फ़ा बीटा, तो अब देखा जाए हमारा के क्या हो गया? के की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, हमारा के यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब अगर हम लोग जाए और पीछे जाएं, इक्वेशन नंबर 12, 13 शायद देख लीजिएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 12 एंड 13 अगर अब हम लोग ERT अपना लिखें, ERT, तो ये कितना था? दिस इज वाज E0 एंड एक्सपोनेंशियल माइनस I ओमेगा टी माइनस के। तो के को हम लोग मान लें के इज वेक्टर के इज अल्फ़ा प्लस आई बीटा एंड से एन कैप इज यूनिट वेक्टर along the direction of propagation, along the direction of k।
तो हम लोग k की जगह लिख देंगे अल्फ़ा प्लस आई बीटा एन कैप डॉट आर, ये हम लोग का E हो जाएगा। अब इसको अगर और आगे देखें तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर I है, ये I है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो I हो जाएगा I स्क्वायर दैट इज -1। तो इसके अंदर ये क्वांटिटी जो बीटा से लिंक है वो रियल क्वांटिटी हो जाएगी एक्सपोनेंशियल के अंदर, तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू E0 e रेज टू पावर माइनस बीटा एन कैप डॉट आर, और बाकी क्या बचेगा फिर e की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा एन कैप डॉट आर। दिस इज से इक्वेशन नंबर 19। तो अब अगर हम लोग इक्वेशन 19 इसी तरह h के लिए लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा हमारे ये हैं, इनको हम लोग लिख ले रहे हैं, ऊपर लिखते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाई 2 और 1 प्लस सिग्मा पान एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, दिस इज अल्फ़ा, एंड सिमिलरली बीटा 1 माइनस इसका स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और ये कितना था स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा पान एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर माइनस 1 पावर हाफ, ये हम लोग का बीटा था। तो अगर हम लोग देखें दिस इज 17 एंड 18। अब अगर हम लोग देखें इसी तरह h के लिए लिख सकते हैं इक्वेशन। सिमिलरली फॉर h क्या हो जाएगा, h विल बी एच आर टी, दिस विल बी H0 e रेज पावर माइनस बीटा एन कैप डॉट आर e रेज पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा एन कैप डॉट आर, दिस इज 20। तो अब इस इक्वेशन से अगर हम लोग देखें E और H, तो प्लेन वेव जो सोल्यूशन लिखा तो इसमें तो ये पार्ट तो ऑसिलेटरी पार्ट, और ये जो पार्ट है ये एम्पलीट्यूड है, इसमें भी ये एम्पलीट्यूड पार्ट। अब एम्पलीट्यूड अगर हम लोग देखें तो हमारा E0 फिक्स नहीं है, E0 के साथ ये टर्म जुड़ा हुआ है e की पावर माइनस बीटा एन कैप डॉट आर। तो ये जो टर्म जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग टर्म है, जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा ये टर्म हमारा डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है अब कांस्टेंट नहीं है, अब हमारा एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है विद r, और किस कारण से, बीटा के कारण। अगर बीटा 0 हो जाए तो वो टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा h भी डिक्रीज कर रहा है। अगर हम लोग ऐसे सोचें कि मान लीजिए कोई हमारा वेक्टर है E0 साइन ओमेगा टी, और इसको अगर हम लोग प्लाट करें तो ये प्लाट हम लोग का कुछ इस तरह आता है, इसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है, ये एम्पलीट्यूड हमारा ये फिक्स रहता है, कितना E0 माइनस E0। तो ये तो हो गया जब ये ऐसा है। अगर यही हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए E इक्वल टू होता है E0 e की पावर माइनस के एक्स साइन ओमेगा टी, तो अब क्या होगा, एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज करता जाएगा। अगर इसको हम लोग प्लाट करके देखें तो ये अगर हमारा E0 है तो हम लोग देखेंगे कुछ एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा, दैट इज ये हमारा ऐसे होगा कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। तो उसी तरह हमारा केस जो आया इक्वेशन नंबर 19 और 20, उसके हिसाब से भी हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है इन कंडक्टिंग मीडियम। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 19 एंड 20 indicate that the field amplitudes attenuated due to the presence of e raised to power beta n dot r n cap dot r, और ये अटेनुएशन जैसे जैसे r बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर,
वैसे वैसे एटेन्यूएशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जबकि एम्पलीट्यूड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस से उसी तरह वो घटता चला जाएगा। और इसका रीज़न भी है कि जब कंडक्टिंग मीडियम में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसमें जाती है, तो जो ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड है या जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं कंडक्टिंग मीडियम में, तो उससे करंट फ्लो करती है, चार्ज फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करने से करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करने के कारण उसके अंदर कुछ एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस होगी, तो वो जो एनर्जी लॉस है करंट को ड्राइव करने में यूज हुई, वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, और इसलिए उसका एम्पलीट्यूड घटता जाता है। तो और इसमें जो बीटा है, बीटा इज़ द मेजर ऑफ attenuation, and it is known as absorption coefficient. बीटा को हम लोग कहते हैं कि वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर बीटा ना होता तो हमारा एब्जॉर्प्शन ना होता। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो दैट विल बी से स्पीड, वो कितना हो जाएगा स्पीड हमारा, दिस विल बी अल्फ़ा अपान ओमेगा अपान अल्फ़ा। ओमेगा अपान के होता है रियल पार्ट, वो यहाँ पर ओमेगा अपान अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 17 से देखें तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 2 अपान म्यू एप्सिलॉन और स्क्वायर रूट 1 प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस हाफ। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। इसके बाद हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ इससे आया कि हमारे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है इन कंडक्टिंग मीडियम। तो एक और आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग कुछ रिलेटिव डायरेक्शन पढ़ लेते हैं ई और एच की। तो हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डायरेक्शंस ऑफ ई एंड एच। ये क्या होते हैं, ये हम लोग जैसे इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 6 से 9 था उसको हम लोग यूज करेंगे। कौन से इक्वेशन, इक्वेशन 6 to 9। और प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे कि हम लोग वहाँ पर डेल ऑपरेटर जहाँ पर आएगा, डेल ऑपरेटर को रिप्लेस कर देंगे आई के से, और जो हमारा ऑपरेटर आएगा डिवाइड बाई डिवाइड टी, उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस आई ओमेगा से। तो इक्वेशन 6 क्या था हम लोगों का, इक्वेशन 6 इज डेल डॉट ई इक्वल टू 0। और अगर हम लोग जो हमारा सोल्यूशन आया है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डेल को रिप्लेस करेंगे आई के से। तो रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए डेल को, तो दिस इज आई के डॉट ई एंड दिस इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट k dot e equal to 0. If the dot product of two non-zero vectors is 0, then vector will be perpendicular. तो इसका मतलब हुआ कि E is perpendicular to k. Similarly, from equation number 7, del dot h equal to 0, and this gives k dot h equal to 0, that is h is perpendicular to k. तो एक चीज़ तो आया, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जिनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ऑसिलेटरी, तो उनके ऑसिलेशन किस तरफ है, वो k के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में e का भी है, k के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में h का भी है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेशन होते हैं तो ऐसे वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स कहते हैं। तो देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर इन कंडक्टिंग मीडियम।
और यही चीज़ हमारा फ्री स्पेस में भी आया था, वहाँ पर भी ट्रांसवर्स नेचर आया, दैट इज़ नेचर लाइट का या नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नहीं चेंज होता, चाहे मीडियम कंडक्टिंग हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक हो, चाहे फ्री स्पेस हो। तो एक प्रॉपर्टी तो ये आ गई कि ई परपेंडिकुलर। अब हम लोग अगर आगे इक्वेशन नंबर 7, 8, 9 देख लें। इक्वेशन 8 क्या था? इक्वेशन 8 इज डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू डिवाइड एच बाई डिवाइड टी। अब इसमें अगर रिप्लेस करें तो इसमें क्या आ जाएगा? दिस गिव्स आई के क्रॉस ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस म्यू, और इसको रिप्लेस करेंगे माइनस आई ओमेगा से, तो माइनस आई ओमेगा एच। तो अगर माइनस माइनस प्लस हो गया, आई कैंसिल हो गया, तो दिस गिव्स के क्रॉस ई इक्वल टू सम कांस्टेंट म्यू ओमेगा टाइम्स एच। तो अब इससे क्या पता चला कि अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट करें, दो वेक्टर ए और बी को क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इन परपेंडिकुलर प्लेन इन विच ए एंड बी लाई। तो इसका तो हुआ कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, दैट इज़ वो के भी परपेंडिकुलर होगा, ई के भी परपेंडिकुलर होगा। दैट इज़ यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एच वेक्टर है, दैट इज़ वेक्टर एच इज परपेंडिकुलर टू के एंड ई। ये एक रिजल्ट आया। हम लोग जान रहे हैं कि E इज परपेंडिकुलर टू के, H इज परपेंडिकुलर टू के, और यहाँ से आया H इज परपेंडिकुलर टू E। इसका मतलब हुआ कि हमारे तीनों वेक्टर E, H एंड K तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। E, H और K ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। राइट। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया। अब हम लोग अगर इक्वेशन एक और यूज कर लें, अपना इक्वेशन नंबर 9 यूज कर लें, उसमें देखिए क्या आता है। उससे क्या आएगा? वो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन 9 हमारा क्या था? इक्वेशन 9 था, इक्वेशन 9 डेल क्रॉस एच दिस इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डिवर ई बाई डिवर टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस एप्सिलॉन डिवर बाई डिवर टी को आई ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, देयर विल बी माइनस आई ओमेगा, दिस इज माइनस आई ओमेगा एप्सिलॉन एंड ई। और इसको और अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, अगर इसको और सॉल्व करें तो आई कॉमन कर लें, लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू रख दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? आई के क्रॉस एच दिस इज इक्वल टू माइनस आई कॉमन कर लें अगर, तो दिस विल बी एप्सिलॉन ओमेगा प्लस आई सिग्मा ई, और ये आई से आई हमारा कैंसिल हो गया। तो के क्रॉस एच इज माइनस सम कांस्टेंट टाइम ई। तो इससे ये पता चला हमारा कि ये जो ई है वो के और एच के परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, वो चीज़ तो यहाँ से भी कन्फर्म हो गया था कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। लेकिन अब हम के क्रॉस एच को कर रहे हैं तो निगेटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ई एच के था ये राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सेट फॉर्म करते हैं। मीन्स कि अगर हम लोग ई क्रॉस एच करेंगे तो के की डायरेक्शन आएगी, एच क्रॉस के करेंगे तो ई की डायरेक्शन आएगी,
और के क्रॉस ई करेंगे तो एच की डायरेक्शन आएगी। अगर आप उलट देंगे तो निगेटिव डायरेक्शन आएगी, दैट इज अगर के क्रॉस एच करेंगे तो माइनस ई आएगा। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम, अगर ये आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो ये वाई, ये जेड, अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो ये के वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। अगर के हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो ई वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, एच जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो ये राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सेट फॉर्म करते हैं। इसके बाद एक चीज़ और देख लें कि हम लोग का जो ये इक्वेशन आया हुआ है कि के क्रॉस ए इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन एच, तो यहाँ से एच कितना हो जाएगा, एच विल बी के क्रॉस ई अपॉन म्यू ओमेगा। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू रख दें, इसको हम लोग के को क्या मान चुके हैं, के इज से अल्फ़ा प्लस आई बीटा एन कैप, इस वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा एन कैप क्रॉस ई अपॉन म्यू ओमेगा। अगर इसको और एक्सपेंड कर दें वेक्टर को तो आई बीटा, ये कितना हो जाएगा, एन कैप का मॉड ई हो जाएगा और साइन 90 डिग्री और यूनिट वेक्टर अलोंग एच अपॉन म्यू ओमेगा। तो इससे हम लोग देख लें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग निकालें h का मॉड, बस केवल उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस विल बी अल्फ़ा प्लस आई बीटा अपॉन म्यू ओमेगा एंड दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो इससे हम लोग ये रिजल्ट निकालेंगे कि हमारा जो h और e है वो एक फेज में नहीं होंगे, ये फेज में डिफरेंस होगा। जैसे हम लोग फ्री स्पेस में किए थे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में किया गया था, तो h और e सेम फेज में आए थे। वहाँ पर h अपान e, ये नंबर हमारा ये रियल नंबर आया था और हम लोगों ने उसको इंट्रिंसिक इम्पीडेंस नाम दिया था। तो वो चीज़ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसलिए h और e का फेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ से आएगा कि फील्ड h एंड e आर नॉट इन फेज, ये रिजल्ट आया है। और उसके बारे में देखा जाए कि कौन फेज में आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा और कितना डिफरेंस होगा। तो हम लोग इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे पास है, हम लोग को ये ऐसे कर सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर k है, कॉम्प्लेक्स नंबर k, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड एंड e की पावर i phi, where phi is known as आर्गुमेंट एंड k is मॉड। अगर हम अपने केस में देखें तो हमारा k कितना होगा, मॉड k, अगर हम लोग इस केस में देखें, इसमें k अगर हमारा ये है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो मॉड k कितना हो जाएगा, मॉड k विल बी स्क्वायर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फ़ा बीटा हमारे पास दिए हुए, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करके उसका मॉड निकाल लें अगर, तो दिस विल बी कितना आ जाएगा, तो हमारा ये 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो सब वही रहेगा। तो कितना आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, दिस विल कम म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और बाई टू दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर रूट म्यू एप्सिलॉन एंड 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हम लोग का स्क्वायर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, स्क्वायर रूट भी आएगा पूरे का, स्क्वायर रूट ऑफ दिस,
तो इसको हम लोग ऐसे कर लें, दिस एप्सिलॉन म्यू, ये आ जाएगा ओमेगा एप्सिलॉन म्यू, और ये आ जाएगा हमारा। तो ये हम लोग का आ गया मॉड के। और फाई कितना होगा? फाई विल बी tan इनवर्स बीटा अपान अल्फ़ा। हमारे पास बीटा अल्फ़ा दोनों है, तो हम उसका tan इनवर्स निकाल लेंगे। तो अगर k ये है तो हम लोग h निकाल के देखें कितना होगा। h क्या होगा, h क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं। h विल बी k क्रॉस e। तो k की हम लोग इसको उसमें लिख लें कि इसको लिख दें k मॉड उसका एम्पलीट्यूड और यूनिट वेक्टर अलोंग k क्रॉस e। अब इस k को हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड k, अच्छा यहाँ पर म्यू एप्सिलॉन छूट गया, अपॉन डिवाइडेड बाय म्यू ओमेगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग अगर रख दें तो 1/म्यू ओमेगा, तो कॉमन नीचे रख दिया गया। k की वैल्यू क्या रख दें, मॉड k e की पावर i फाई एंड n कैप क्रॉस e। तो इससे अगर हम लोग देखें और k की वैल्यू रख दें, मॉड k की वैल्यू निकाल चुके हैं, उसको अगर रख दें, दिस इज इक्वल टू मॉड k क्या आया था हमारा, ओमेगा स्क्वायर रूट एप्सिलॉन म्यू एंड 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर और इसकी पावर हाफ डिवाइडेड बाय म्यू ओमेगा। ओमेगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, e रेज टू पावर i फाई एंड n कैप क्रॉस e। अब हम लोग यहाँ से अगर सोचें तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन अपान म्यू, और बाकी क्या बचा, 1 प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओमेगा की पावर 1/4। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज -i माइनस फाई और n कैप क्रॉस e। अब अगर हम लोग देखें तो हमारा e क्या था, e का अगर हम लोग e का हम लोग एम्पलीट्यूड वो देखना चाहें, फेज फैक्टर देखना चाहें, e को हम लोगों ने क्या लिखा था, e0 e की पावर माइनस i बीटा n कैप e की पावर माइनस बीटा n कैप डॉट r, और ऑसिलेटरी टर्म क्या था, e की पावर माइनस i ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा n कैप डॉट r, ये था। तो हमारा ऑसिलेटरी टर्म ये वाला टर्म था। फेज हमारा यहाँ से डिफाइन हो रहा है। तो अल्फ़ा का ई का फेज तो ये है, लेकिन जब h का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक टर्म और आया हुआ है, e की पावर i फाई था, उसको हम लोगों ने माइनस i माइनस फाई लिख लिया क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। तो अगर ये अंदर जाएगा टर्म, तो इसके जो h के अंदर जो फेज टर्म आएगा उसमें क्या आएगा, e की पावर माइनस i ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा n कैप डॉट r, और ये वाला एक टर्म और चला जाएगा। तो इससे ये निकला कि हमारा अगर e का फेज इस तरह का है, माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा n कैप डॉट r, तो h के केस में माइनस फाई आ जा रहा है। दैट इज़ हमारा जो h है, h मैग्नेटिक फील्ड h लैग्स बिहाइंड e इलेक्ट्रिक फील्ड e बाय एंगल फाई, वेयर फाई इज tan इनवर्स बीटा अपान अल्फ़ा। तो दोनों फेज में नहीं, हमारा h पीछे चलेगा। अब इसके बाद बस एक टर्म और बचता है, उसकी भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ क्या होता है, स्किन डेप्थ सिंस एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस में हम लोग स्किन डेप्थ डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टिंग मीडियम में डिफाइन कर सकते हैं, और डाइलेक्ट्रिक और फ्री स्पेस पे क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग स्किन डेप्थ की बात नहीं करते हैं। तो
कंसीडर कर लें, लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस, delta be the distance in which the amplitude, in which the magnitude of amplitude decreases by amplitude becomes 1 by a of its value at the surface। मतलब क्या हुआ कि सरफेस पर जो वैल्यू है उसका 1/e जब हो जाए उस डिस्टेंस को हम लोग डेल्टा कह रहे हैं। तो देखिए क्या आता है डेल्टा। हम ये कह रहे हैं कि मान लो सरफेस पर हमारा एम्पलीट्यूड E0 है, उसका मैग्नीट्यूड E0 है, और जब उसके अंदर हम लोग जाते हैं, कंडक्टिंग मीडियम के अंदर जाते हैं, तो हमारा एम्पलीट्यूड हो कितना जाता है, E0 e की पावर माइनस आई ई पावर माइनस बीटा एन कैप डॉट आर। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंस डेल्टा हो जाए, ये हमारा ये सरफेस पर है, ऑन सरफेस, और ये मीडियम के अंदर है, इन कंडक्टिंग मीडियम, ये एम्पलीट्यूड सरफेस पर इतना एम्पलीट्यूड है और मीडियम के अंदर जब हम लोग गए तो ये एम्पलीट्यूड आ गया। तो हम लोग कह रहे हैं कि डेल्टा डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जब एम्पलीट्यूड, अगर डेल्टा डिस्टेंस हम लोग माने डेल्टा इक्वल टू एन कैप डॉट आर, ये डिस्टेंस है सच दैट ये जो हमारा सरफेस पे मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड का जो सरफेस में मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड हमारा उसका 1/e हो जाए। दैट इज़ अगर E0/e हो जाए, कब होगा ये, जब हम लोग का एन कैप डॉट डेल्टा हो जाएगा, दैट इज़ e की पावर माइनस बीटा डेल्टा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो दिस इज e की पावर -1, और तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो बीटा इंटू डेल्टा इक्वल टू 1 आ जाएगा। दैट इज डेल्टा इज 1/बीटा एंड दिस इज एन कैप डॉट आर। तो दिस डेल्टा विच इज इक्वल टू 1/बीटा, दिस इज नोन एज स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ की डेफिनेशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो द क्वांटिटी डेल्टा is a measure of the distance, the quantity delta is a measure of the distance of penetration of an electromagnetic field, in a conductor before its amplitude, that is magnitude of amplitude, becomes 1/e of the magnitude at the surface of the conductor। तो इसको हम लोग स्किन डेप्थ बोलते हैं। और अगर थोड़ा सा टाइम हम लोग और एक यूज कर लेते हैं तो हमारा डेल्टा कितना आ गया, डेल्टा इज़ 1/बीटा, एंड और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बीटा हम लोग निकाल चुके हैं। बीटा कितना था, बीटा इज़ म्यू एप्सिलॉन बाई 2 ओमेगा एंड स्क्वायर रूट 1 प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बीटा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद ये जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट 1 प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर -12 हो जाएगी। अब हम एक स्पेशल केस करके देखते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम और लगेगा, कि इफ़ सिग्मा इज मच ग्रेटर देन एप्सिलॉन
ओमेगा, दैट इज फॉर गुड कंडक्टर। हम लोग गुड कंडक्टर का केस कंसीडर कर रहे हैं, फॉर गुड कंडक्टर। अगर परफेक्ट कंडक्टर कह दें तो सिग्मा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, और उस केस में फिर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं और देखेंगे कि हमारा डेल्टा 0 आ जाएगा। तो वो हम लोग बाद में करेंगे। तो गुड कंडक्टर के केस में क्या होगा, सिग्मा इज मच ग्रेटर देन एप्सिलॉन ओमेगा। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं दैट इज सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओमेगा इज मच ग्रेटर देन 1। तो हम लोग देखिए, अगर यहाँ पर देखें तो अगर ये क्वांटिटी मच ग्रेटर देन 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे और बड़ा हो जाएगा, तो इस 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब 1 को नेग्लेक्ट कर दिए तो स्क्वायर रूट हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ से ये स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलॉन -1 पावर -हाफ। इस 1 को भी हम लोग नेग्लेक्ट कर दें विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो फाइनली क्या आ गया, हम लोग के पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू इस 2 अपान म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलॉन की पावर -हाफ। तो -हाफ को हम लोग कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2 अपान म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ओमेगा एप्सिलॉन बाई सिग्मा। तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनली, दिस इज इक्वल टू 2 अपान, तो ये ओमेगा से एक पावर कैंसिल हो गया, म्यू इसकी एक पावर कैंसिल हो गई हमारी, और एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, तो म्यू ओमेगा सिग्मा म्यू ओमेगा। तो डेल्टा हमारा आ जाएगा 2 अपान सिग्मा म्यू ओमेगा। तो इसी तरह ये हम लोग का डेल्टा आया हुआ है। दैट इज अगर हम लोग बीटा की बात करें तो बीटा क्या आएगा, बीटा विल बी स्क्वायर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2, इसका इन्वर्स हो जाएगा। और सिमिलरली अगर अल्फ़ा निकालेंगे तो वो भी यही आएगा, म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। तो एक रिजल्ट आपको मिल गया कि फॉर गुड कंडक्टर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, और इससे हम लोग का जो डेल्टा आया वो आया 2 अपान सिग्मा म्यू ओमेगा। और इससे अगर हम लोग देखें, हम लोग का फाई जो था वो tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा था, और अगर गुड कंडक्टर है तो दोनों बराबर आ गए, तो ये हमारा tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और ये 45 डिग्री आ जाएगा। दैट इज H लैग्स बिहाइंड E बाई 45 डिग्री। तो आज इतना ही करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा, आगे अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।